हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प श्री गंगानगर में। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे टॉपिक्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं जितेंद्र प्रणामी भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। ज्योग्राफी का आज का टॉपिक है मापनी, स्केल, जिसे आप सामान्य भाषा में पैमाना भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी और ब्रह्मांड से संबंधित नहीं बल्कि इसकी क्षेत्रीय वर्णन से संबंधित भी है। और अगर आपको भूगोल का अध्ययन करना है तो इसके क्षेत्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। और क्षेत्र का अध्ययन कैसे होगा? वो मानचित्र के माध्यम से होता है। और मानचित्र का निर्माण भूगोल की एक पूरक है। भूगोल का अध्ययन आप तभी कर सकते हैं जब आपको मानचित्र का भी अध्ययन होगा। अब मानचित्र क्या होता है? सामान्य भाषा में मानचित्र से सभी परिचित हैं। मानचित्र के निर्माण से भी आप लोग परिचित हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने मानचित्र कभी नहीं बनाया। आप किसी गांव में जाएं, आप किसी से कोई एड्रेस पूछें या आप चलते फिरते किसी से एड्रेस पूछें तो वो भी आपको एक मानचित्र निर्माण करके ड्रॉ करके बता देगा कि किधर से आपको किस तरफ जाना है। वो भी एक मानचित्र है। और इसी का अध्ययन हम अपने आप भूगोल के साथ जुड़कर कर लेते हैं। तो मानचित्र का निर्माण भूगोल की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो भूगोल की एक शाखा से संबंधित है। भूगोल की अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं को भौतिक और मानव भूगोल इस संदर्भ में बांटा गया। उसी के अंदर की एक शाखा है प्रायोगिक भूगोल, जिसे आप सामान्य भाषा में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कहते हैं। उसी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी या प्रायोगिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है मापनी। देखिए, मैंने भी आपको मानचित्र के बारे में क्यों बताया कि मानचित्र का निर्माण आप सामान्य रूप में भी कर लिया, लेकिन वो वास्तविक कब हुआ? वो वास्तविक तभी होगा जब उसका निर्माण आपने मापनी के आधार पर किया। तो इसलिए मापनी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है मानचित्र के अध्ययन के लिए, मानचित्र के निर्माण के लिए, ताकि आप भूगोल का अध्ययन कर सकें, भूगोल की विषय वस्तु को समझ सकें। इसीलिए भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा प्रायोगिक भूगोल में अगर कोई आधार बनता है तो वो मापनी का बनता है, मानचित्र का बनता है। और मानचित्र निर्माण कैसे होगा? मापनी से होगा। तो दोस्तों, मापनी को अध्ययन करने के लिए मापनी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्केल, या आप सामान्य भाषा में इसे पैमाना भी कह देते हैं। स्केल कह सकते हैं या इसको आप सामान्य भाषा में पैमाना कहेंगे। लेकिन मापनी को जब आपने अध्ययन करना है तो आप इसे 3 रूपों में बांट के अध्ययन करें। हम सामान्य अध्ययन करने के लिए इसको 3 रूपों में अलग अलग बांट देंगे और उसका अध्ययन करेंगे ताकि हमको आसानी से मापनी समझ आ जाए। मापनी में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसके अर्थ का और महत्व का, फिर हम अध्ययन करेंगे इसके प्रकारों का, फिर हम अध्ययन करेंगे कि मापनी की विषय वस्तु अन्य मानचित्र के साथ जोड़कर हम कैसे अध्ययन करें, यानी कि इसकी विषय वस्तु या इसे आप कह देंगे उपयोग। मानचित्र की विषय वस्तु और इसका उपयोग। तो ध्यान देना, मानचित्र को अगर आपने अध्ययन करना है तो सबसे पहले इसका अर्थ और महत्व क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहले मैं महत्व की बात करूंगा। देखिए, महत्व मैंने स्टार्टिंग से, अगर मैंने मानचित्र कला की शुरुआत कर दी, मानचित्र कला के बारे में बता दिया, मानचित्र के बारे में बता दिया, तो आपको जानकारी हो गई होगी कि इसका महत्व क्या है। यानी कि मापनी का सीधा संबंध मानचित्र के साथ है। मानचित्र मानचित्र कला का एक पार्ट है। मानचित्र कला, जिसे आप कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है। तो इस श्रृंखला को आप समझेंगे तब आपको मापनी का पार्ट क्लियर होगा। ध्यान देना, कार्टोग्राफी या मानचित्र कला, ये भूगोल के इस प्रायोगिक भूगोल की विषय वस्तु के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे तो अति प्राचीन काल से इसको शुरू करना पड़ेगा। मैं मापनी से पहले मानचित्र कला के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। हालांकि आने वाले समय में मेरी और वीडियो आएंगी, इस चैनल के माध्यम से आपको मानचित्र, मानचित्र कला और मापन कला के बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं एक शॉर्ट में, आज चूंकि मापनी आपको समझ आ जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि मानचित्र कला क्या है। इतिहास में अगर अपने देखें तो अति प्राचीन काल में जो सभ्यता कालीन काल था, जिसमें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें भी मानचित्र हमको कई जगह उकेरे हुए दिखाई दिए हैं। कई प्रकार के मानचित्रों का इसमें निर्माण हमको मिलता है, यानी कि उनको इसका ज्ञान था, मानचित्र बनाने का ज्ञान था। इसके बाद का काल था प्राचीन काल का जो काल आया, जो कि यूनानी काल था। ईसा से 500 से 600 साल पहले का जो काल था। यूनानी काल में वास्तव में भूगोल को सबसे ज्यादा विकास मिला। भूगोल की अगर सही दिशा हुई तो वो यूनानी काल में, रोमन काल में या ग्रीक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। यूनानी काल के जस्ट बाद रोमन काल आया था। यूनानी काल को ग्रीक काल कहते हैं, ध्यान रखें आप।
हालांकि इससे पहले भी मानचित्र बनते रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सभ्यता कालीन बताया था, तो उसके साथ ही जैसे चीनी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, बेबीलोन के अंदर मानचित्र मिले हैं। बेबीलोन के अलावा आप अगर देखें तो एस्किमो के मानचित्र हैं, रेड इंडियन के एजेटेक मानचित्र हैं, वो भी इसके मानचित्र दिखाई देते हैं, लेकिन वो वास्तविक मानचित्र नहीं थे। वो सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर, क्षेत्र वर्णन के आधार पर जिस प्रकार का मानचित्र बना, उन्होंने वो मानचित्र बना दिए। वास्तविक मानचित्र शुरुआत हुए यूनानी काल में। यूनानी काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अनेक विद्वान हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण नाम, चूंकि हम मापनी कर रहे हैं, मानचित्र कर रहे हैं, तो मानचित्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अनेक्जिमेंडर का। यूनानी विद्वान हुए हैं, ग्रीक विद्वान हुए हैं, अनेक्जिमेंडर जिन्हें गणितीय भूगोल के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन मानचित्र कला के संदर्भ में अगर इनको अध्ययन करेंगे तो अनेक्जिमेंडर ने हमारे विश्व का सबसे पहला यानी कि प्रथम मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देखना, इसमें दो नाम आएंगे, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया या किसने बनाने का प्रयास किया, तो उत्तर आएगा अनेक्जिमेंडर। यूनानी विद्वान थे, यूनानी गणितज्ञ थे, ग्रीक के विद्वान थे, लेकिन इसके बाद रोमन विद्वान आए और रोमन विद्वान के अंदर नाम आता है टोलेमी का। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मानचित्र बनाया वो तो बनाया अनेक्जिमेंडर ने, लेकिन पूरे विश्व का अगर प्रक्षेप के आधार पर मानचित्र का किसी ने निर्माण किया था वो तो टोलेमी ने किया था। तो ये प्रश्न को बहुत ज्यादा ध्यान देना कि अगर सबसे पहला मानचित्र निर्माता पूछा जाए तो वो अनेक्जिमेंडर होता है, लेकिन अगर पूरे विश्व का मानचित्र बनाने का पहला काम जो किया वो किसने किया था? टोलेमी ने किया था। यानी कि हमारे पूरे विश्व का पहला मानचित्र बनाया टोलेमी ने, लेकिन प्रथम मानचित्र निर्माता कौन थे? अनेक्जिमेंडर। ये काल यूनानी और ये रोमन और यूनानी काल जो चला 4वीं शताब्दी तक चला, 5वीं शताब्दी तक भी इसके प्रमाण दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद का भूगोल के अंदर जो काल आया वो अंधकार युग का काल था। इस समय भूगोल की आप कह सकते हैं कि दुर्दशा हुई, मानचित्र कला के अंदर भी कई गिरावट आई, क्योंकि इस समय जो पादरी, बिशप पादरी, उनका जोर था, ईसाई मिशनरियों का जोर था, और उन्होंने अपने संदर्भ में ही भूगोल की परिभाषाएं गढ़ी और पुराना जितना ज्ञान था उसको बड़ा कमजोर कर दिया। इस वजह से इस समय पिछले जितने भी मानचित्र थे जो अनेक्जिमेंडर टोलेमी के द्वारा बनाए गए थे उनको ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाए, और उन्होंने अपने TINO नाम के मानचित्र उसमें बनाए। हालांकि मानचित्र के ये अपने वर्णन नहीं करेंगे कौन कौन से मानचित्र बने थे, लेकिन सारांश में मैं आपको बता रहा हूं मानचित्र कला का। अब अगर देखा जाए तो TINO यानी कि अंधकार युग के मानचित्र थे, ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं थे, लेकिन वास्तविक इसके बाद शुरुआत कब हुई? वो पुनर्जागरण काल में हुई। पुनर्जागरण काल में अनेक यात्री आए, कोलंबस, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, कैबेट, जॉन कैबेट, सेबेस्टियन कैबेट, ऐसे कई यात्री हुए, कई खोजें हुई, अमेरिका की खोज हुई, कई सुदूर देशों की खोज हुई, और वो खोज कैसे हुई होगी? क्योंकि उनको मानचित्र का ज्ञान था। वो चलते गए, चलते हुए उन्होंने मानचित्र निर्माण भी किया। तो इन मानचित्रों के आधार पर उन्होंने जितनी यात्राएं की, कई क्षेत्रों को खोजा, यानी कि हम कह सकते हैं कि तब मानचित्र कला का विकास हो गया, तब एक वास्तविक मानचित्र बनने लगे, तब एक सुदृढ़ मानचित्र बनने लगे। तो यूनानी और रोमन काल से जो मानचित्र कला का विकास हुआ था उसको पूर्ण विकास मिला, तो अंधकार युग में नहीं, उसको पूर्ण विकास कब मिला? पुनर्जागरण काल के अंदर। पुनर्जागरण काल के अंदर जितना भी यात्राओं के द्वारा मानचित्र का निर्माण हुआ वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान देना, इसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी का काल आया और वर्तमान काल आया। वर्तमान काल में आप देख रहे हैं कि अब जो मानचित्र बन रहे हैं तो GIS, GPS, ग्लोबल सिस्टम के द्वारा बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन रहे हैं, तो वो तो बहुत वास्तविक मानचित्र हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये सब मैनुअल यानी कि मानवीय क्रियाओं के द्वारा बनाए गए जो मानचित्र थे, क्या ये वास्तविक थे या नहीं थे? अब ध्यान देना, ये जितने भी मानचित्र थे, अगर इन मानचित्रों का निर्माण हम वास्तविक रूप से देखें तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी मापनी की, यानी कि वो मानचित्र तभी वास्तविक होंगे जो वो किसके द्वारा बनाए गए होंगे? मापनी के द्वारा। जितने भी मानचित्र, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई रास्ता बता रहा हूं कि इधर से आपने इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, यहां पर आपका गंतव्य स्थान आ जाएगा, ये वास्तविक मानचित्र है? नहीं है। इसे हम कहेंगे रेखा चित्र या रेखा मानचित्र। यहां भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना कि ऐसे मानचित्र जो बिना मापनी के आधार पर बनाए जाते हैं उन्हें रेखा मानचित्र कहा जाता है। तो ये रेखा मानचित्र हुआ, लेकिन अगर मैंने साथ में कोई पैमाना बना दिया कि इस तरह से कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 100 मीटर को, और ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर की है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब यानी कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की है, धरातल पर ये 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो यहां पर कितना हो गया? ये 200 मीटर हो गया। यानी कि
मानचित्र पर ये जो 2 सेंटीमीटर की रेखा खींची है ये धरातल के 200 मीटर के बराबर है। ये हमको कैसे पता लगा? जब हमने इस पैमाने को देखा तब हमारा ये मानचित्र क्या हो गया? ये वास्तविक हो गया, क्योंकि हमने अगर इस मापनी के आधार पर इस मानचित्र को बनाया है तो हमारा ये रेखा मानचित्र नहीं हुआ, ये हमारा क्या बन गया? मानचित्र बना। तो इस आधार पर मानचित्रों का विकास अगर देखें तो मापनी के कारण ही मानचित्र वास्तविक बनेंगे। अब अगर ये सारांश में आपने वैश्विक स्तर पर देखा कि मानचित्र कला का विकास किस प्रकार हुआ, मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत के संदर्भ में प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण या भारत की सभ्यताओं में देखें तो मानचित्र निर्माण और भूगोल की कई जानकारियां उसमें मिलती हैं। यह एक विडंबना ही है कि हम ये कहते हैं कि भारत में भौगोलिक विकास ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वास्तविकता यह है कि भौगोलिक विकास भारत में ही हुआ था। लेकिन चूंकि हमको पढ़ना पड़ता है, हम यूरोपियन और उस परिस्थितियों को पढ़ना चाहते हैं या वो हमको मिला हुआ है, हमें वो ज्ञान मिला हुआ है, तो हमको वो ज्ञान अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो वेद और पुराणों के अंदर द्वीप, पर्वत, नदियों, इनका वर्णन है। 7 द्वीपों का वर्णन है, जम्बू, कुश, प्लाक्ष, क्रोन, शाल्मली, पुष्कर, इनका वर्णन है। यानी कि उनको द्वीपों की जानकारी थी, उनको पर्वतों की जानकारी थी, उनको नदियों की जानकारी थी। अब उनका उन्होंने मानचित्र भी बनाया है। सप्तद्वीप का मानचित्र है, पर्वतों का मानचित्र है। यानी कि हमारे पौराणिक ज्ञान में भी मानचित्र कला दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश काल के बाद हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली और हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम अगर देखें तो भारत के अंदर अगर मानचित्र कला का विकास है तो वो 18वीं शताब्दी के अंदर हुआ। 18वीं शताब्दी में 1752 के अंदर भारत में सबसे पहले मानचित्र का निर्माण किया गया और डी एनविले ने भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। हालांकि ये भारत का मानचित्र नहीं था, ये उनका यात्रा वृत्तांत था, यानी कि यात्रा मार्ग का वर्णन था। जितने भी यात्रा मार्ग थे उनका वर्णन करके डी एनविले ने भारत के अंदर प्रथम मानचित्र निर्माण का प्रयास किया। इसीलिए डी एनविले को भारत का प्रथम मानचित्र निर्माता कहा जाता है। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, गौर करें। इसके बाद 18वीं शताब्दी के अंदर ही 1767 के अंदर 67 के अंदर मेजर जेम्स रेनल डी एनविले के बाद अगर हिंदुस्तान के मानचित्रों का विकास अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान के मानचित्रों का जो निर्माण किया था वो मेजर जेम्स रेनल ने किया था 1767 के अंदर। मेजर जेम्स रेनल जो बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, बंगाल के सर्वेयर जनरल थे। ध्यान देना, ये भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल नहीं थे, बंगाल के सर्वेयर जनरल थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के अनेक मानचित्रों का निर्माण किया था। लेकिन उससे पहले अगर मानचित्र का निर्माण हो गया तो वो किसने किया था? डी एनविले। मैं फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, पूरे वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता कौन थे? अनेक्जीमेंडर। प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? टोलेमी। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले। लेकिन व्यवस्थित मानचित्र निर्माण की प्रारंभ मेजर जेम्स रेनल 1700 यानी कि 18वीं शताब्दी के बाद मानचित्रों का इतिहास भारत के अंदर बहुत प्रबल हो गया। मानचित्र बनने लगे, मानचित्रों का निर्माण होना लगा। यानी कि ब्रिटिश काल के अंदर मानचित्रों का विकास भारत के अंदर हुआ। और इसी के दौरान 1802 का एक महत्वपूर्ण समय आता है जब भारत के अंदर सर्वेयर जनरल नियुक्त किए गए, जिनमें कर्नल लैम्बटन और सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनको जिम्मेदारी दी गई भारत के मानचित्रों का निर्माण करने के लिए। सर जॉर्ज एवरेस्ट ये ब्रिटिश काल में 1802 के अंदर भारत के प्रथम सर्वेयर जनरलों में से थे, हमारे भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में थे और सर्वेक्षण कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। और भारत ही नहीं, भारत और उसके नजदीकी देशों के कई मानचित्र बनाए। ईरान से लेकर ताइवान तक के इन्होंने मानचित्रों का निर्माण किया। ईरान से ताइवान तक के 106 धरातल पत्रक, जिन्हें आप टोपोशीट्स कहते हैं, धरातल पत्रकों का निर्माण किया था। आगे हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, धरातल पत्रक और टोपोशीट के बारे में। 1802 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और यह वास्तविक कार्य है भारत के अंदर मानचित्र निर्माण का। भारत और उसके नजदीकी देशों के 106 के करीब इन्होंने धरातल पत्रक बनाए थे। आगे 5 प्रकार के धरातल पत्रक थे, टोपोशीट्स होती हैं अलग अलग प्रकार की, इनका निर्माण हुआ। यानी कि मानचित्र कला का विकास यहां से प्रारंभ हो गया था। अगर देखें मानचित्र कला और उस मानचित्र कला के संदर्भ में किसका संदर्भ?
मापनी का। यानी कि अगर आपको मानचित्र समझना है, मानचित्र कला का अध्ययन करना है, मानचित्र कैसे बनेगा, वास्तविक कैसा होगा, तो वो किसके द्वारा बनेगा? मापनी के द्वारा। यही मापनी का महत्व है। यानी कि मापनी मानचित्र कला के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको मानचित्र का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको मापनी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी एक निर्धारित मापनी के आधार पर ही आप मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? ताकि वास्तविक स्थिति का, उसी रूप का, उसी विन्यास का और उसी आकृति का मानचित्र बन सके। जैसे कि एक कैमरा होता है, कैमरा बहुत बड़े क्षेत्र को फोटो खींचेगा और छोटे से कागज के ऊपर प्रदर्शित करेगा। क्या उसकी आकृति में भिन्नता आती है? नहीं आती। सेम वही आकृति उस फोटो के रूप में कैमरे के द्वारा हमको प्राप्त होगी। अगर हम किसी क्षेत्र का, जैसे भारत का, राजस्थान का, या फिर इस संकल्प एकेडमी का या इसके आसपास के क्षेत्र का मानचित्र बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिल्कुल वास्तविक मानचित्र बने, सेम वैसा मानचित्र बने, वही आकृति का बने, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी मापनी की। देखिए, पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, आकार बहुत बड़ा है, और इस पूरी पृथ्वी का अगर हम मानचित्र बनाना चाहते हैं, या तो ये किया जाए कि इस पूरे बड़े आकार का हमको कागज मिल जाए, पूरे बड़े आकार का कागज मिले, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी को छाप दिया जाए। संभव नहीं है। हमें क्या करना होता है? छोटा कागज लेते हैं, छोटे कागज के ऊपर हम उस मानचित्र को दर्शाते हैं। अब वास्तव में वही पृथ्वी की आकृति वैसी की वैसी उस कागज के ऊपर दर्शाई जाए, वो किसके द्वारा संभव होता है? वो मापनी के द्वारा संभव होता है। तो ध्यान देना, मापनी मानचित्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मापनी के बनाया हुआ मानचित्र कभी भी वास्तविक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां मैं एक मानचित्र का निर्माण कर रहा हूं। इस जम्मू कश्मीर के मानचित्र को क्या आप वास्तविक मानचित्र कह सकते हैं? अभी हम नहीं कह सकते। ये केवल मात्र एक रेखा चित्र है। क्यों? क्योंकि ये बिना मापनी के आधार पर है। जैसे यहां पर जम्मू है, यहां श्रीनगर है, हम इसको एक रेखा चित्र के रूप में बना दिया, लेकिन यहां मैंने साइड में एक मापनी लिख दी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब ये हमारा मानचित्र वास्तविक मानचित्र हो गया। यानी कि इस मापनी के आधार पर इस मानचित्र को हमने बनाया है, इस मापनी के आधार पर हमने इस वास्तविक मानचित्र का निर्माण किया। अब इस मापनी के आधार पर हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है। हम ये दूरी को भी बता सकते हैं। इसका अध्ययन करेंगे, इसके अध्ययन बाद में अध्ययन करेंगे, बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लें कि इस मानचित्र का निर्माण हम मापनी के आधार पर किया है, तो इस आधार पर ये क्या हो गया? ये एक वास्तविक मानचित्र हो गया। यानी कि एक मानचित्र का आप निर्माण करें और उस मानचित्र को आपने उसी आकृति में, उसी विन्यास में दर्शाना है, तो उसके लिए आपको मापनी की आवश्यकता पड़ेगी। उस मानचित्र के निर्माण के लिए आपको मापनी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इसका अर्थ और महत्व। अब गौर करें कि मापनी वास्तव में होती क्या है। महत्व समझ आ गया होगा। अब अपने अर्थ की बात करेंगे। अगर अर्थ के तौर पे देखें तो एक परिभाषिक रूप में कहा जाता है कि धरातल पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी और मानचित्र पर स्थित उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात ही क्या होता है? मापनी होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, गौर करना, यहां पे ध्यान देना। जैसे मान लीजिए दो स्थान धरातल के हैं, एक तो ए स्थान है और दूसरा है बी स्थान। ए और बी स्थान की धरातल पर दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। मैंने एक रेखा खींची, ये 1 सेंटीमीटर की रेखा है और ये 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रही है 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर को? 1 किलोमीटर को। दो स्थान ए और बी, दूरी कितनी? 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा? 10 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर, इसी तरह बढ़ाते हुए कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा? 10 सेंटीमीटर की। तो धरातल के वो कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा? 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। यानी कि धरातल के दो स्थानों के बीच की दूरी और मानचित्र पर स्थित उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का जो अनुपात होता है, यानी कि रेशो हो या अनुपात कह दो, वही क्या कहलाता है? मापनी कहलाता है। इसे आप सामान्य भाषा में पैमाना भी कह देते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 1 किलोमीटर को, धरातल के हैं 10 किलोमीटर, तो मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर की रेखा हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर की। कि मानचित्र के 10 सेंटीमीटर धरातल के 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करेंगे। तो धरातल पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी और मानचित्र पर स्थित उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात ही क्या होता है? मापनी होता है। यानी कि एक अनुपात के रूप में, एक रेशो के रूप में, एक पैमाने के रूप में ही मापनी को प्रदर्शित किया जाता है। ये तो प्रदर्शित हुआ, इसी मापनी के आधार पर आप मानचित्र को बना भी सकते हैं। जैसे कि
मान लीजिए एक पैमाना आपको दिया गया कि इंच धरातल के प्रदर्शित कर रहा है 2 फीट को। कितने फीट को? 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है 2 फीट को। ये एक पैमाना है, ये एक मापनी है। अब धरातल पर कोई स्थान है, उन स्थानों के जो बीच की दूरी है वो दूरी 20 फीट है। कितनी है? 20 फीट। हमारा पैमाना क्या है? 1 इंच बराबर 2 फीट। तो 20 फीट की दूरी कितनी इंच की रेखा के द्वारा प्रदर्शित होगी? तो 20/2 करेंगे तो कितने इंच आ जाएंगे? 10 इंच। यानी कि मानचित्र का 1 इंच यदि 2 फीट प्रदर्शित कर रहा है तो मानचित्र के 10 इंच प्रदर्शित करेंगे कितने फीट को? 20 फीट को। यानी कि इस धरातल के 20 फीट को प्रदर्शित करने के लिए हमें कितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी? 10 इंच की रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इसी पैमाने को हम कहते हैं मापनी। एक और एग्जांपल देता हूं, गौर करना। सूरतगढ़ और यहां जहां हम हैं गंगानगर, मान लीजिए गंगानगर और सूरतगढ़ के बीच की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है। धरातल की दूरी है, मानचित्र की दूरी है, धरातल की दूरी। तो सूरतगढ़ से गंगानगर के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। अगर इसको मानचित्र बनाना है तो हमको एक मापनी की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए हमने एक मापनी ले ली कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल के प्रदर्शित करता है 35 किलोमीटर। पैमाना क्या लिया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर 35 किलोमीटर। सूरतगढ़ से गंगानगर के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर। तो कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे हम? 2 सेंटीमीटर। अब जब 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ये इस पैमाने के आधार पर सूरतगढ़ से गंगानगर की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा कि 2 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये धरातल के कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा? 70 किलोमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है कितने किलोमीटर को? 35 किलोमीटर को। 1 सेंटीमीटर 35 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर हो गया? 70 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों समझ आ गया होगा कि पैमाना धरातल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर स्थित उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात होता है। हम वापस इस मानचित्र पे आते हैं। अब गौर करें, यहां पर एक मानचित्र हमने बनाया। ये वास्तविक कब हुआ? जब हमको पता लगा कि हमने इसको मापनी के आधार पे बनाया है। अगर मापनी के आधार पर नहीं बनाया तो ये केवल एक रेखा चित्र है। मापनी के आधार पर हमने बनाया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर की मापनी लेकर, तो ये वास्तविक मानचित्र। अब मैंने आपको बताया कि मानचित्र का निर्माण जो होता है वो मापनी के आधार पर ही होता है, तभी वो वास्तविक होगा। दूसरा उपयोग, हम इस मापनी के आधार पर इस मानचित्र को पढ़ भी सकते हैं, मानचित्र को रीडिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे यहां मैंने बताया था, यहां जम्मू है, यहां श्रीनगर है। मैंने देखा मापनी है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर की। मैंने स्केल से नापा, फुट्टे से नापा, तो इस जम्मू से श्रीनगर की इस मानचित्र के अंदर जो दूरी आई वो 3 सेंटीमीटर की आई। कितनी आई है? 3 सेंटीमीटर। मेरे पास पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर का। मैं ये बता सकता हूं इस मानचित्र को देख के कि जम्मू से श्रीनगर कितनी दूर होगा। अगर 3 सेंटीमीटर की ये दूरी आई है तो अगर इसको मैं गुणा करूंगा कितने से? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो वास्तव में दूरी कितनी आएगी? 300 किलोमीटर। यानी कि जम्मू से श्रीनगर के बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। ये इसकी एयर डिस्टेंस होगा, सीधी दूरी होगी। इसी तरह से अगर कोई रोड बनी हुई है, अगर कोई और इस बाउंड्री का अध्ययन करना चाहे, इस बाउंड्री को भी पढ़ना चाहे, तो हम इसको वास्तव में मानचित्र के ऊपर नापकर इस पैमाने के आधार पर धरातल की दूरी बता सकते हैं। यही मापनी का उपयोग है। हमने इस मापनी के आधार पर मानचित्र को बनाया, फिर इसी मापनी के आधार पर हमने मानचित्र को पढ़ा भी। यही इस मापनी का अर्थ होता है। महत्व मानचित्र निर्माण के लिए, अर्थ 2 स्थानों के बीच की दूरी, किसकी? धरातल की, और मानचित्र पर स्थित उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात। तो इसी अनुपात के आधार पर हमने मानचित्र को बनाया भी, और इसी अनुपात के आधार पर हम मानचित्र को पढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपको मापनी को अध्ययन करना है, मापनी को समझना है, तो दोस्तों 2 टेबल को अच्छी तरह क्लियर कर लेना, माप प्रणाली को अच्छी तरह पढ़ लेना। वैसे तो हर देश की अपनी अलग अलग माप प्रणाली होती है, अपनी अपनी माप प्रणाली के आधार पर वो उसका अध्ययन करते हैं। हर देश ने अपनी अलग अलग माप प्रणाली को अपनाया भी हुआ है। भारत के अंदर 2 माप प्रणालियां प्रचलित हैं, एक तो ब्रिटिश माप प्रणाली और एक मीट्रिक माप प्रणाली। गौर करना, 1957 यानी कि 1956-57 से पूर्व भारत के अंदर ब्रिटिश माप प्रणाली का प्रचलन था। जितनी भी माप थी वो सारी ब्रिटिश माप प्रणाली के रूप में अपनाई जाती थी। लेकिन इसके बाद भारत के अंदर मीट्रिक माप प्रणाली का उपयोग हुआ। मीट्रिक माप प्रणाली
अपनाई जाने लगी और वर्तमान में भी हम मीट्रिक माप प्रणाली का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर आपको मापनी का अध्ययन करना है तो पहले इन दोनों मापनियों को या माप प्रणालियों को अच्छी तरह क्लियर कर लेना। अगर माप प्रणालियां क्लियर नहीं होंगी तो आपको मापनी बिल्कुल समझ नहीं आएगी या फिर आप इसमें उलझते रहेंगे। मापनी को समझना बड़ा आसान है, सिर्फ ये माप प्रणाली आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। वैसे तो स्थानीय स्तर पर अनेक माप प्रणालियां हैं, एक पटवारी जो होता है वो भी अलग अलग माप प्रणालियों का उपयोग करता है। आपने भी बीघा, मरबा, हेक्टेयर, किला ये सब माप प्रणालियां पढ़ी हुई हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रों के अंदर जो सार्वभौमिक सामान्य मानचित्र होते हैं उनमें अगर कोई माप प्रणाली है तो ब्रिटिश और मीट्रिक माप प्रणाली जो भारत में प्रचलित है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग माप प्रणालियां हो सकती हैं, लेकिन भारत की इन दो माप प्रणालियों को आप अच्छी तरह अध्ययन कर लेना, क्योंकि ज्यादातर मानचित्र इन्हीं माप प्रणालियों पर आधारित होते हैं। हम भी मापनी जो करते हैं, आपने भी जितनी मापनी पढ़ी होंगी, मापनी का निर्माण किया होगा, इन्हीं माप प्रणालियों पर आधारित होंगी। तो दोनों माप प्रणालियां आपको पहले अच्छी तरह क्लियर करनी है। सबसे पहली माप प्रणाली है मीट्रिक माप प्रणाली। एक मैं क्षमा के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि राइटिंग के ऊपर आप ध्यान ना दें, मेरी शब्दों के ऊपर ध्यान देना। राइटिंग से हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी पुअर है। बाकी आप शब्दों का अध्ययन करें और अच्छी तरह क्लियर करते रहें। फिर भी मैं इसके कुछ प्रिंटेड नोट्स भी आपको इस वीडियो के साथ उपलब्ध कराता रहूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आता रहेगा। मीट्रिक माप प्रणाली, सबसे पहले मीट्रिक माप प्रणाली का अध्ययन करें। मीट्रिक माप प्रणाली जिसका आधार इकाई सेंटीमीटर होती है, आपने सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर ये सब सुने होंगे। तो सेंटीमीटर इसकी आधार इकाई के रूप में होती है। सबसे बड़ी इकाई के रूप में किलोमीटर होती है, हालांकि किलोमीटर से ऊपर भी इसकी माप इकाई होती है। मीट्रिक माप प्रणाली जो 56-57 के बाद से लेकर आज तक भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली माप प्रणाली हो गई है। पहले ब्रिटिश माप प्रणाली मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद वर्तमान में मीट्रिक माप प्रणाली का अधिक उपयोग होता है। आसान भी है, इसलिए समझने में भी इसकी आसानी रहती है। मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है किलोमीटर। हालांकि इसके बड़ी इकाई होंगी और होती भी हैं, जैसे कि मीडिया, मीटर या अन्य इकाइयां, लेकिन अपने आधार शुरू करेंगे किलोमीटर से। सबसे बड़ी इकाई मीट्रिक माप प्रणाली की होती है किलोमीटर। इससे छोटी होती है हेक्टामीटर। अगर सीरीज में देखें तो किलोमीटर के बाद हेक्टामीटर, हेक्टामीटर के बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, और इस इकाई की सबसे छोटी इकाई सेमी, सेंटीमीटर। यानी कि मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे बड़ी इकाई होती है किलोमीटर, उससे छोटी हेक्टामीटर, उससे छोटी डेकामीटर, उससे छोटी मीटर, मीटर से छोटी डेसीमीटर, डेसीमीटर सबसे छोटी सेंटीमीटर। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। मीट्रिक माप प्रणाली की सबसे छोटी इकाई के रूप में सेंटीमीटर, बड़ी इकाई के रूप में किलोमीटर। इससे छोटी इकाई भी होती है मिलीमीटर, जिसको आप बोलते हैं, लेकिन अपने आधार रखेंगे सेंटीमीटर का। ध्यान देना, सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 हेक्टामीटर के अंदर 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के बराबर। सबसे बड़ी किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टामीटर। अब ध्यान दें, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर है। 1 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर हैं? 10 डेकामीटर। तो 10 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होंगे? आप इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डेकामीटर। यानी कि 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर हैं। तो 10 हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर हो जाएंगे? 100 डेकामीटर। अर्थात यदि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर के बराबर होता है, या फिर 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर के बराबर भी होता है। यानी कि 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर भी होंगे। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर या 100 डेकामीटर। ठीक इसी तरह 1 डेकामीटर में यदि 10 मीटर है, 1 डेकामीटर में कितने मीटर? 10 मीटर। तो 100 डेकामीटर में कितने हो जाएंगे? 1000। 100 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। यानी कि 1 किलोमीटर
कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर, 100 डेकामीटर या 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक इसी तरह अगर 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर है तो 1000 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर हो जाएंगे? 10,000 डेसीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर, 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर या 1 किलोमीटर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर 10,000 डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक इसी तरह 1 डेसीमीटर में यदि 10 सेंटीमीटर है तो 10,000 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 10,000 इंटू 10 से आप गुना करेंगे तो 1 लाख कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1 लाख सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर के बराबर है या 100 डेकामीटर के बराबर है या 1000 मीटर के बराबर है या 10,000 डेसीमीटर के बराबर है और 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मापने को आपने अच्छी तरह समझना है तो इन टेबल्स को, माप प्रणाली की दोनों इकाइयों को अच्छी तरह क्लियर कर लेना, तभी आपको मापनी समझ आएगी, अन्यथा आप मापने में बहुत पजल हो जाएंगे। इसके बाद 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 100 मीटर। 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 100 मीटर। इसी तरह 1 हेक्टामीटर में डेसीमीटर कितने हो जाएंगे? 1000 डेसीमीटर। इसी तरह से 1 हेक्टामीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 10,000 सेंटीमीटर। यानी कि 1 हेक्टामीटर 10 डेकामीटर या 100 मीटर या 1000 डेसीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक इसी तरह 1 डेकामीटर में मीटर कितने होते हैं? 10। तो 1 डेकामीटर में यदि 10 मीटर हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो जाते हैं तो 1 डेकामीटर में डेसीमीटर कितने होंगे? 10 का 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डेसीमीटर। अब यदि 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो डेकामीटर यानी कि 100 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। यानी कि 1 डेकामीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है या 1 डेकामीटर 100 डेसीमीटर के बराबर होता है या 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है या 1 डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे या 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? तो 100 सेंटीमीटर। आपको ये इकाई जरूर याद रखनी है और कोई नहीं तो प्रथम और लास्ट वाली इकाई जरूर याद रखें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर या किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टामीटर, इससे छोटी इकाई डेकामीटर, इससे छोटी इकाई मीटर, इससे छोटी इकाई डेसीमीटर और सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 100 डेकामीटर, 1000 मीटर या 10,000 डेसीमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से 1 हेक्टामीटर जो 10 डेकामीटर के बराबर है या फिर साथ में 100 मीटर के बराबर है या 1000 डेसीमीटर के बराबर है और 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक इसी तरह से 1 डेकामीटर जिसके अंदर 10 मीटर होंगे या वो 100 डेसीमीटर के बराबर होगा या 1000 वो सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसके आगे की इकाई जो डेकामीटर के बाद मीटर की इकाई, तो 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं या 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक इस तरह से जो अगली इकाई में तो डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होंगे और लास्ट इकाई कौन सी हो जाएगी? सेंटीमीटर। अगर इसको दूसरे रूप में देखें तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर या 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर, 1 हेक्टामीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर। यानी कि मैंने इस लास्ट इकाई को एक साथ ले लिया। आपने और कोई याद रखे ना रखे, इस लास्ट इकाई को और बिल्कुल स्टार्टिंग की इकाई को जरूर याद रखना है। स्टार्टिंग की इकाई क्या कहती है? किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और इसकी सबसे छोटी इकाई वाली के रूप में देखा जाए तो 1 किलोमीटर में सबसे छोटी इकाई 1 लाख सेंटीमीटर, 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर या 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो बात थी मीट्रिक माप प्रणाली की। मीट्रिक माप प्रणाली के बाद जो दूसरी माप प्रणाली है वो है ब्रिटिश माप प्रणाली।
ब्रिटिश माप प्रणाली जिसकी सबसे बड़ी इकाई मील के रूप में होती है और छोटी इकाई इंच के रूप में, यानी कि इसकी आधार इकाई कौन सी होगी? इंच होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मापनी के आगे इसी संदर्भ के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें मापनी का बदलना, जैसे कि आरएफ दी गई है, कथनात्मक मापनी के रूप में पूछा जाए, एक मापनी से दूसरे मापनी में परिवर्तन करके पूछा जाए, या एक मापनी की इकाई के रूप में पूछा जाए, तो टेबल आपको याद होगी, तभी आप मापनी का परिवर्तन कर सकते हैं। तो मीट्रिक माप प्रणाली जो कि सेंटीमीटर और किलोमीटर से संबंधित है, जबकि दूसरी माप प्रणाली है वो ब्रिटिश माप प्रणाली जिसकी आधार इकाई इंच, बड़ी इकाई के रूप में मील, सबसे बड़ी इकाई होती है मील, उससे छोटी इकाई होती है फरलांग, मील से छोटा फरलांग, फरलांग से छोटा गज, गज से छोटा फीट, या इसको फुट भी बोल सकते हैं आप, दोनों शब्द में कह सकते हैं, अभी इसका अंतर बताऊंगा मैं। फुट, फुट से छोटा इंच, मील माइल बोलते हैं, फरलांग इंग्लिश में फरलांग ही कहा जाता है, गज जिसे यार्ड कहा जाता है, फुट। ध्यान देना, यदि आप सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं तो फुट होता है, यदि आप प्लूरल यानी कि बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो फिट होता है। फुट और फिट दोनों इकाइयां चलती हैं, जैसे कि 1 वर्ग फुट, 10 वर्ग फुट नहीं होगा, 10 वर्ग फिट होगा, फुट फिट के रूप में आप फुट याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंच, तो ब्रिटिश माप प्रणाली की सबसे बड़ी इकाई है मील, उससे छोटी फरलांग, उससे छोटी गज, उससे छोटी फुट और सबसे छोटी होती है इंच होती है। एक मील में 8 फरलांग होते हैं। एक मील में कितने फरलांग है? 8 फरलांग। एक फरलांग में 220 गज, एक गज में 3 फीट, एक फीट में या एक फुट में 12 इंच। याद रखें, एक मील में 8 फरलांग, एक फरलांग में 220 गज, एक गज में 3 फीट और एक फीट में कितने इंच होते हैं? 12। हालांकि इंच से छोटी इकाई सूत होती है और एक इंच के अंदर 8 सूत होते हैं, लेकिन हमें सबसे छोटी इकाई के रूप में जो याद रखना है वो इंच के रूप में याद रखना है, इसलिए इंच की आधार इकाई को आप याद रखें। एक मील 8 फरलांग के बराबर है। एक फरलांग में 220 गज होते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, एक मील 8 फरलांग के बराबर है। एक फरलांग 220 गज के बराबर होता है, यानी कि एक फरलांग में 220 गज होते हैं, तो 8 फरलांग में कितने गज हो जाएंगे? 8 से 220 का गुना करेंगे तो 1760 गज, यानी कि एक मील में 8 फरलांग होते हैं या 1760 गज होते हैं, या एक मील 8 फरलांग के बराबर है या 1760 गज के बराबर है। अब आगे की इकाई देखें, एक गज में 3 फीट होते हैं। एक गज कितने फीट के बराबर है? 3 फीट के बराबर। तो 1760 गज में कितने फीट हो जाएंगे? 1760 गज में हो जाएंगे 5280 फीट, यानी कि एक मील 8 फरलांग या 1760 गज या 5280 फीट के बराबर होता है। अब एक फुट में इंच होते हैं 12, तो 5280 फीट में कितने इंच हो जाएंगे? 5280 इंटू 12, तो 63,360 इंच, यानी कि एक मील कितने इंच के बराबर होता है? 63,360 इंच के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से इससे अगली इकाई, मील से छोटी इकाई फरलांग। एक फरलांग में 220 गज होते हैं। ध्यान देना, एक फरलांग में कितने गज हैं? 220 गज। एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। तो 220 गज में कितने फीट हो जाएंगे? 660 फीट। 220 का 3 से गुना किया, कितना आ जाएगा? 660 फीट, यानी कि एक फरलांग 220 गज या 660 फीट के बराबर होता है। इसी तरह एक फीट में कितने इंच होते हैं? 12। तो 660 फीट के अंदर कितने हो जाएंगे? 7920 इंच, यानी कि एक फरलांग 220 गज या 660 फीट या 7920 गज के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से एक गज के अंदर 3 फीट होते हैं, एक फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 3 फीट के अंदर कितने इंच हो जाएंगे? 3 फीट के अंदर इंच हो जाएंगे 36 इंच। तो ये एक ब्रिटिश माप प्रणाली, सबसे बड़ी इकाई मील, उससे छोटी फरलांग, उससे छोटी गज, उससे छोटी फुट और सबसे छोटी कौन सी? इंच। आपको एक तो ये बड़ी इकाई याद रखनी है, हालांकि आप तो पूरी याद रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। किसी भी तरह से किसी भी तरह का टिपिकल घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकाई आपको पूरी याद होनी चाहिए,
माप प्रणाली आपको पूरी याद होनी चाहिए। एक मील में 8 फरलांग, एक फरलांग में 220 गज, एक गज में 3 फीट और एक फीट में 12 इंच। ठीक इसी तरह से एक मील में अगर 8 फरलांग है तो 1760 गज के बराबर है, 5280 फीट के बराबर है, 63360 इंच के बराबर है। ठीक इसी तरह से एक फरलांग 220 गज के बराबर है, 660 फीट के बराबर है और 7920 इंच के बराबर है। ठीक इसी तरह एक गज 3 फीट के बराबर है या 36 इंच के बराबर है। अब इसकी सबसे छोटी इकाई है वो भी आपको याद रखनी है, मैंने आपको मीट्रिक माप प्रणाली में भी बताया था। सब छोटी इकाई इंच कितने होंगे, 63360 इंच। एक फरलांग में इंच कितने हो जाएंगे, 7920 इंच। इसी तरह फरलांग से छोटा गज, एक गज में इंच हो जाएंगे 36 और गज से छोटा होता है फिट, या अपने एक लिख रहे हैं तो फुट लिखेंगे। एक फुट में इंच कितने हो जाएंगे, 12 इंच। सभी जानते हैं इसके बारे में। ये दोनों इकाइयां आप अच्छी तरह याद रखें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई के रूप में आप याद रखेंगे, तभी आपको मापनी क्लियर होगी। मैं फिर से अपने मापनी के टॉपिक पे आ रहा हूं। आप जनरल मैंने आपको बताया दोनों माप प्रणालियां, मापनी का अर्थ और महत्व आपको समझ आ गया होगा, मापनी की आपको बेस समझ आ गया होगा कि अगर आपको ये दोनों टेबल क्लियर होंगी तभी आपको मापनी समझ आएगा, तभी आप इसकी माप प्रणाली समझ पाएंगे।